Good morning, my dear students and faculty members who are watching this channel and this video. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology, Government Lohiya College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In the lecture series of entomology, today I will deliver my talk on circulatory system of an insect. जैसा कि आपको पता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के द्वारा समय समय पर विभिन्न सब्जेक्ट्स पे व्याख्यानमालाएं आयोजित की जा रही है। वर्तमान में एंटोमोलॉजी की लेक्चर सीरीज आयोजित की जा रही है और इस एंटोमोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज मैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे मेरा व्याख्यान है वो डिलीवर करूँगा। इंसेक्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है, अन्य वर्टिब्रेट से ये सिस्टम कैसे डिफरेंट है, इस सिस्टम के कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी बातों को थोड़ा टच करते हुए ब्रीफ में, संक्षेप में मैं सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए मेरा व्याख्यान है वो मैं संपन्न करूंगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज के व्याख्यान में परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें मैं चर्चा करूंगा। अब चूंकि ये लेक्चर जो है वो एंटोमोलॉजी पे फोकस है, क्यों वैसे देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम हर एनिमल्स में देखने को मिलेगा, हेलमेट्स में भी है, निमेटॉड्स में भी है, एनालिड्स में भी है, मॉलस्का में भी है, कॉर्डेट्स में भी है। लेकिन इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपने आप में यूनिक है। तो पहली बात तो ये कि इंसेक्ट का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप का होता है, क्योंकि इसमें रक्तवाहिनियां नहीं पाई जाती है, किसी तरह की ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है और पूरी जो इसमें जो सिलोम होती है इंसेक्ट में, उस सिलोम के अंदर ब्लड भरा रहता है। उस ब्लड को एक तरह से हीमोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। ब्लड भी नहीं बोलेंगे इसको, हीमोलिम्फ, क्योंकि इसमें जो सिलोम में जो फ्लूइड भरा हुआ है, सिलोमिक फ्लूइड, वो एक तरह से ब्लड का काम भी करता है, एक तरह से वो लिम्फ का काम भी करता है। तो इसमें हीम की प्रॉपर्टीज भी है, इसमें लिम्फेटिक प्रॉपर्टीज भी है, इसलिए इसको कलेक्टिवली हीमोलिम्फ का नाम दिया जाता है। तो इंसेक्ट की पूरी सिलोम है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए इंसेक्ट में जो देह गुहा होती है उसको हीमोसिल या हीमोसिलोम के नाम से जाना जाता है। अब जिस तरह अपनी बॉडी में तो सिलोम है, लेकिन इंसेक्ट में जो सिलोम है वो ब्लड से भरी रहती है, इसलिए इसको हीमोसिल का नाम दिया है। अब अपनी बॉडी में जैसे सिलोम जो होती है वो जैसे थॉरस के अंदर थॉरेसिक कैविटी है, एब्डोमेन में एब्डोमिनल कैविटी है। अब थॉरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, इसके बीच में डायफ्राम प्रेजेंट है। उसी तरह की डायफ्राम इंसेक्ट्स में भी पाई जाता है। तो इंसेक्ट की जो पूरी जो हीमोसिलोम होती है, हीमोसिल होती है, ये दो डायफ्राम के द्वारा सेपरेट रहती है। एक डायफ्राम तो डोर्सल सरफेस पे होता है, इसको बोलते हैं डोर्सल डायफ्राम। दूसरा जो डायफ्राम है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है, इसको वेंट्रल डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। तो इंसेक्ट में कुल मिला के दो डायफ्राम हो गए, एक तो डोर्सल डायफ्राम, एक वेंट्रल डायफ्राम। अब डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम के कारण क्या होगा, इसकी जो सिलोम है वो तीन कंपार्टमेंट्स में, तीन चेंबर्स में या तीन तरह के साइनस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो डोर्सल डायफ्राम के ऊपर जो कंपार्टमेंट बन गया, इसको तो बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, या शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया मैंने पीसीएस। पीसीएस मीन्स पेरिकार्डियल साइनस। और डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम के बीच में जो साइनस है इसको बोलेंगे पेरिविस्ट्रल साइनस, पीवीएस। और वेंट्रल डायफ्राम के नीचे जो साइनस है इसको बोलते हैं पीएनएस, पेरिन्यूरल साइनस। तो इंसेक्ट की हीमोसिलोम में, हीमोसिल के अंदर तीन साइनस हो गए, डोर्सल सरफेस पे पेरिकार्डियल साइनस, बीच के अंदर पेरिविस्ट्रल साइनस और सबसे नीचे वेंट्रल सरफेस पे पेरिन्यूरल साइनस। अब
इन साइनस की टर्मिनोलॉजी से अपने को बेसिक आइडिया लग रही है कि इन साइनस में कौन सी स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसे पीसीएस, पेरिकार्डियल साइनस, इट मीन्स ये साइनस कार्डियक सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। पीवीएस, पेरिविसरल साइनस, इसका मतलब ये साइनस बॉडी के विसरल ऑर्गन से संबंधित है। पेरीन्यूरल साइनस, न्यूरल मीन्स नर्वस सिस्टम, इट मीन ये साइनस जो है वो नर्वस सिस्टम से संबंधित है। और इन तीनों साइनस में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, पेरिकार्डियल साइनस में एक डॉर्सल वेसल्स होती है जो आगे चलकर हार्ट के रूप में इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो पेरिकार्डियल साइनस में ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स है और इसी वेसल्स के अंदर ब्लड को जो होता है फ्लो होता है। पेरिविसरल साइनस जो है इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, इसके अलावा जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, चाहे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो सकता है, बॉडी के और कोई जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं वो ऑर्गन है इसके अंदर पाए जा सकते हैं। और पेरीन्यूरल साइनस जो होता है इसके अंदर वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, क्योंकि कॉर्डेट में जो नर्वस सिस्टम है वो तो डोर्सल सरफेस पे है। इंसेक्ट में जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल सरफेस पे होता है। कॉर्डेट में जो नर्वस सिस्टम है वो खोखला होता है, डोर्सल ट्यूबुलर। और इंसेक्ट में जो इन्वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम होता है वो सॉलिड होता है। कॉर्डेट के अंदर सिंगल है, इसके अंदर डबल है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है वेंट्रल सरफेस पे है, डबल है, सॉलिड है, इसलिए ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन में मैंने ये दो नर्व कॉर्ड दिखाई है। तो ये तो एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन किसका, इसकी सिलोम का या इसकी हीमोसिल का। तो इंसेक्ट की इंटायर सिलोम जो है वो हीमोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा भरी हुई है, इसलिए इसको हीमोसिल के नाम से जाना जाता है। और इंटायर हीमोसिल दो डायफ्राम के द्वारा डिमार्केट हो जाती है, इनके अंदर सेपरेशन हो जाता है, इनके अंदर साइनस बन जाते हैं। डोर्सल डायफ्राम के ऊपर पेरिकार्डियल साइनस, डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम के बीच में पेरिविसरल साइनस और वेंट्रल डायफ्राम के नीचे पेरीन्यूरल साइनस। अब क्वेश्चन है कि क्या ये डायफ्राम पूरी बॉडी में प्रेजेंट है? क्योंकि इंसेक्ट की बॉडी 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। हेड की फॉर्मेशन है वो 6 सेगमेंट से होती है। थोरैक्स की फॉर्मेशन 3 सेगमेंट से होती है, जो आगे चलकर प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स का निर्माण करेंगे। और एब्डोमेन की फॉर्मेशन है वो बचे जो 11 सेगमेंट है उससे होती है। अब क्वेश्चन है कि क्या डोर्सल डायफ्राम थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है? क्या वेंट्रल डायफ्राम थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट है? हेड के अंदर किसी तरह के डायफ्राम जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी। थोरैक्स में डोर्सल डायफ्राम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एब्डोमेन में डोर्सल डायफ्राम मिलेगा, वेंट्रल डायफ्राम भी मिलेगा। लेकिन कुछ इंसेक्ट है जैसे ऑर्थोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा है पूरे इंसेक्टा में है एक सबसे बेस्ट ऑर्डर है, बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में। जितने भी सिस्टम है उसमें प्रोटोटाइप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिमिटिव टाइप का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे आगे चलकर इवोल्यूशन में इंसेक्ट के सारे जो सिस्टम्स बने होंगे हैं वो डेफिनेटली ऑर्थोप्टेरा से बने। तो ऑर्थोप्टेरा के अंदर थोरैक्स और एब्डोमेन दोनों में ये डायफ्राम जो होते हैं पाए जाते हैं। लेकिन कई ऑर्डर ऐसे हैं जिसमें एब्डोमेन के अंदर तो डायफ्राम प्रेजेंट है लेकिन थोरैक्स में नहीं होता है। तो ये कुछ स्लाइट वेरिएशन जो है वो जरूर देखने को मिलती है। तो ये तो मेरा एक इनिशियल इंट्रोडक्शन हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में। तो इसमें एक बार फिर आपको रिपीट कर दूं, इंसेक्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, इसमें किसी तरह की धमनी और सिराएं नहीं पाई जाती है। पूरी सिलोम है वो ब्लड के द्वारा भरी है, इसलिए इसको हीमोसिलोम बोलते हैं या हीमोसिल बोलते हैं। और सिलोम 3 कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाती है। डोर्सल सरफेस पे पेरिकार्डियल साइनस, वेंट्रल सरफेस पे पेरीन्यूरल साइनस और बीच के अंदर पेरीविसरल साइनस। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर जो मुख्य रचनाई जो है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है दैट इज डोर्सल वेसल। और ये डोर्सल वेसल जो होती है ये इसके पेरिकार्डियल साइनस के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसमें
that is dorsal diaphragm. Dorsal diaphragm. थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें होती है वेंट्रल डायफ्राम. और चौथी जो स्ट्रक्चर है इसमें है वो हो सकती है एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन. एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन. इनको सेकेंडरी हार्ट के रूप में या सेकेंडरी पंपिंग ऑर्गन के रूप में भी अपन मान सकते हैं. इसके बाद में फिर मैं इसका सर्कुलेशन कैसे होता है इस पे मैं डिस्कस करूंगा. हार्ट बीट कैसी होती है, कितनी होती है, इसमें मेन पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा. और इस इंटायर सिस्टम का नियंत्रण कैसे होता है. क्या इसका रेगुलेशन नर्वस सिस्टम से है, क्या इसका रेगुलेशन हार्मोन से है, क्या इसका रेगुलेशन एनवायरमेंटल कंडीशन से है, क्या डेवलपमेंट के दौरान हार्ट बीट में कई चेंजिंग आती है. तो कई तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो मैं सभी, क्योंकि पूरा इंसेक्ट का जो एनवायरनमेंट है बहुत लंबा चौड़ा है. पूरी दुनिया में कम से कम 15 लाख वैरायटी के इंसेक्ट्स अवेलेबल है. हर इंसेक्ट में कोई न कोई स्पेशलिटी जो है वो मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पर चूंकि ये शेखावाटी जोन है और शेखावाटी जोन में जो इंसेक्ट्स है उनको ध्यान में रखते हुए, उनके मॉडल्स को ध्यान में रखते हुए मैं जो फैक्ट्स है इस सिस्टम के वो मैं आपसे शेयर करूंगा. तो पहला जो पार्ट है इसमें दैट इज डॉर्सल वेसल. अब डॉर्सल वेसल में नाम से स्पष्ट है कि ये डॉर्सल सरफेस पे होगी, पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट होगी और पूरी बॉडी में मिड डॉर्सल सरफेस पे ये प्रेजेंट होगी. अब इस डॉर्सल वेसल्स जो है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी. हाँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैं हार्ट का नाम दे रहा हूं. डॉर्सल वेसल्स इज डिफरेंशिएटेड into two main parts. First part is heart and second part is aorta. तो डॉर्सल वेसल्स के दो मेन कंपोनेंट हो गए. पहला कंपोनेंट हार्ट, दूसरा कंपोनेंट हो गया ऑरोटा. अब इसका जो वर्टिकल जो डायग्राम है डॉर्सल सरफेस पे वो डायग्राम मैंने यहाँ पर ये डिस्प्ले किया. ये पूरी डॉर्सल वेसल्स है. इस डॉर्सल वेसल्स का ये वाला जो पार्ट है थोरैक्स और एब्डोमेन का ये हार्ट के रूप में रिप्रेजेंट होता है और इसके बाद में जो नलिकाकार जो रचना है ये ऑर्टा के रूप में रिप्रेजेंट होती है. अब ये जो हार्ट है ये भी 13 कक्षों का बना होता है. इट इज मेड अप ऑफ 13 चैम्बर्स. अब 13 चैम्बर है इसका मतलब ये नहीं कि इंसेक्ट में 13 हार्ट है. जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंसेक्ट में कितने हार्ट पाए जाते हैं और ज़्यादातर बच्चे आंसर लिख के आते हैं 13. तो इंसेक्ट में 13 हार्ट नहीं है, 13 कक्ष जरूर है. अपनी बॉडी में एक हार्ट है लेकिन अपने हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है. 2 इसके अंदर ऑरिकल है, 2 इसके अंदर वेंट्रिकल है. इसी तरह इंसेक्ट के हार्ट में भी 13 चैम्बर है जिसमें 3 चैम्बर तो होते हैं थोरैक्स में और 10 चैम्बर होते हैं एब्डोमेन में. चाहे तो इन चैम्बर्स को अपन T1, T2, T3 इस तरह नाम दे सकते हैं. थोरेसिक चैम्बर फर्स्ट, थोरेसिक चैम्बर सेकंड, थोरेसिक चैम्बर फोर्थ. इसी तरह एब्डोमेन के जो चैम्बर हैं इसको अपन बोल सकते हैं A1, A2, A3. एब्डोमिनल चैम्बर फर्स्ट, एब्डोमिनल चैम्बर सेकंड. लेकिन टोटल जो इसके अंदर चैम्बर है वो 13 चैम्बर है. अब इन चैम्बर की जो साइज है वो ज़्यादातर इंसेक्ट्स में तो लगभग बराबर होती है, शेप और साइज. लेकिन कुछ इंसेक्ट में ये देखा गया है कि लास्ट का जो चैम्बर है 13 चैम्बर ये साइज में बड़ा होता है और पहला जो चैम्बर है ये साइज में छोटा होता है. जिस तरह कई बार आप ये हेरिटेज होटल में जाते हो, हेरिटेज हवेलियों में जाते हो
है, या अपने घरों की छत पे पुराने मटके भी जैसे अपन रख देते हैं कई बार, तो देखा होगा आपने, बड़ा मटका है वो सबसे नीचे है, फिर छोटा मटका उसके ऊपर है, और छोटा मटका और ऊपर है, सबसे छोटी जो मटकी होती है वो सबसे ऊपर होती है। उसी तरह का अरेंजमेंट इस हार्ट का है। तो 13 चेंबर है, ये सबसे बेसल पार्ट में होगा, आकार इसका थोड़ा बड़ा होगा, और पहला चेंबर है ये टॉप पे होगा, आकार में ये थोड़ा छोटा होगा। अब यहाँ क्या होता है कि इस चेंबर के ऊपर ये चेंबर, इस चेंबर के ऊपर ये चेंबर, तो ये जो चेंबर है, मान लीजिए 13 चेंबर है, ये 12वें चेंबर के अंदर थोड़ा घुसा हुआ है, थोड़ा एंटर किया हुआ है, अंदर पेनिट्रेट किया हुआ है। और यहाँ पर क्या है, खाली स्पेस है, यहाँ पर छोटा सा अपर्चर है, और ये अपर्चर जो होता है ये ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की जो एंट्री होगी वो ब्लड की एंट्री इसी ऑस्टिया के द्वारा ही होती है, और ये ऑस्टिया खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। तो हार्ट में जब स्पंदन होता है, पल्सेशन होता है, तो इसके अंदर डायस्टोल होता है, सिस्टोल होता है। डायस्टोल का अर्थ है हार्ट का फैलना, सिस्टोल का अर्थ है हार्ट का सिकुड़ना। सिस्टोल होगा तो ब्लड आगे प्रवाहित हो जाएगा, डायस्टोल होगा तो इसमें इन ऑस्टिया के द्वारा ये ब्लड जो है इसकी एंट्री हो जाती है। तो इस डोर्सल वेसल्स का थोरैक्स और एब्डोमेन वाला जो पार्ट है ये तो हार्ट के नाम से जाना जाएगा, और इस हार्ट के अंदर टोटल 13 चैम्बर हो गए, और एक चैम्बर के ऊपर दूसरा चैम्बर, दूसरे पे तीसरा चैम्बर, और यहाँ पर दोनों साइड में क्या होती है, छोटी स्लिट के समान ओपनिंग होती है दोनों साइड में, और ये ओपनिंग जो है वो ऑस्टिया के नाम से जानी जाती है। इसी ऑस्टिया के द्वारा ब्लड की जो है एंट्री होती है। और इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये ट्यूबुलर होता है, इसको ऑरोटा के नाम से जाना जाता है। हालांकि इंसेक्ट में कोई धमनी और सिराएं जैसी स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी वैसे देखें तो कोई महाधमनी नहीं है, लेकिन इसको नाम दे दिया है ऑरोटा। और ये ऑरोटा आगे जो सेरिब्रल गैंग्लियन होते हैं ब्रेन में, उन गैंग्लियन के नीचे खाली स्पेस है जिसको साइनस बोलते हैं, पेरिन्यूरल साइनस। उस साइनस के नीचे ये ऑरोटा जो होता है खुल जाता है, और ब्लड जो होता है सारा उस साइनस के अंदर जाके पोर होता है सिफेलिक साइनस में। कुछ इंसेक्ट में क्या होता है कि ये ऑरोटा जो है ये आगे जाकर ये बाइफर्केट हो जाएगा, आगे जाके ये द्विशाखित हो जाता है, और द्विशाखित जब होता है तब इस ब्रांच को कई बार सिफेलिक आर्टरी का नाम दिया जाता है। हालांकि यहाँ भी मैं स्पष्ट कर दूं, ये कोई धमनियाँ नहीं है, ये कोई आर्टरी नहीं है, लेकिन इसको नाम है वो डिमार्केट करने के लिए दे दिया गया है। तो ये जो ऑरोटा है, डॉर्सल ऑरोटा है, ये आगे चलकर बाइफर्केट हो जाएगा, और ये जो ब्रांचेज हैं इनको सिफेलिक आर्टरी के नाम से जाना जाता है। और ये सिफेलिक आर्टरी है, इसे भी आगे चलकर फिर बाइफर्केशन हो सकता है, और माइन्यूट ब्रांचेज जो होती है वो इसके अंदर बन जाती है। अब ये ऑस्टिया के जैसे पोजीशन दिखाई है, जैसे ये चैम्बर, ये आगे वाला चैम्बर है, ये मान लीजिए 13वें नंबर का चैम्बर है, ये मान लीजिए 12वें नंबर का चैम्बर है। तो डायस्टोल में क्या होता है कि ये ऑस्टिया जो होते हैं ये खुले हुए होते हैं, और खुले होते हैं तो इसके अंदर ये ब्लड की एंट्री हो जाती है, और ब्लड की एंट्री होने के बाद में सिस्टोल के समय क्या होगा, ये जो वाल्व है ऑस्टिया है ये बंद हो जाते हैं, और ऑस्टिया जब बंद हो जाएंगे सिस्टोल की सिचुएशन आएगी, उसमें ब्लड क्या होगा, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आगे प्रवाहित होता है। तो पूरे हार्ट के अंदर सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ये इंटायर प्रोसेस है, इसके अंदर जिंदगी भर चलता रहेगा। अब इसी की और डिटेल जैसे पार्ट जैसे मैंने दिखाया, ये जैसे डायस्टोल की स्टार्टिंग पोजीशन, और डायस्टोल की स्टार्टिंग पोजीशन में ये ऑस्टिया इस तरह के ऑस्टिया खुले हुए हैं, और ब्लड की इसमें एंट्री हो रही है, ऑस्टिया के द्वारा ब्लड की एंट्री हो रही है, और ये ब्लड जो है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर भी प्रवाहित हो रहा है। इसके बाद में कंप्लीट डायस्टोल जब हो जाएगा, उसमें इन ऑस्टिया की जो सिचुएशन है वो वर्टिकल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और सिस्टोल जब कंप्लीट होगा उसमें ये जो वाल्व है
ये जो इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर है ये बाहर की तरफ इवर्ट हो जाती है प्रेशर के कारण। तो ये कंप्लीट सिस्टोल की सिचुएशन है। अब आप देख लो ये ऑस्टिया की सिचुएशन, दोनों तरफ की ऑस्टिया, स्टार्टिंग में ये कंडीशन है डायस्टोल के इसमें, डायस्टोल कंप्लीट होगा ये सिचुएशन हो जाएगी। इसके बाद में सिस्टोलिक कंडीशन आएगी, और सिस्टोलिक कंडीशन जब आती है तो हार्ट के अंदर संकुचन होता है, संकुचन होता है तो ब्लड आगे प्रवाहित होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो डेवलप होता है, और प्रेशर के कारण ये स्ट्रक्चर बाहर की तरफ बहिर्प्रसारित हो जाती है, इवेजिनेट हो जाती है, और इवेजिनेट होती है तो ये सिचुएशन यहाँ पर क्या होगी, डेवलप हो जाएगी। तो ये ऑस्टिया का खुलना बंद होना, हार्ट का सिकुड़ना रिलैक्स होना, ये जैसे दिखाया। डायस्टोल कंडीशन होगी, ऑस्टिया खुले रहेंगे और ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से इसके अंदर एंटर करेगा। सिस्टोल कंडीशन में ऑस्टिया बंद हो जाएंगे और ब्लड हार्ट के एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर प्रोपेगेट होता है, प्रवाहित होता है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इसके डोर्सल ऑर्बिटा की। अब सेकंड जो पार्ट है इसका, दैट इज डोर्सल डायफ्राम। अब डोर्सल डायफ्राम में नाम से स्पष्ट है कि ये पृष्ठ सतह के ऊपर प्रेजेंट होगा और टर्गम के साथ ये अटैच होता है, और नॉर्मल इसकी जो पोर्शन है वो गोबंद के आकार की होती है, डॉम शेप होती है, और इस टर्गम के साथ एलरी मसल्स जो होती है, जैसे इस फिगर में ये दिखाइए, ये त्रिकोणाकार मांसपेशियां, ये एलरी मसल्स हैं, और एलरी मसल्स की जो ऑरिजिन है वो तो एक बहुत पिन पॉइंट से वो होती है, और बाद में जब ये अटैच होती है तो ये फैल जाती है पंखों के रूप में। तो यहाँ पर आप देख लो रेड कलर में जितनी भी मसल्स दिखाई है त्रिकोणाकार दिखाई है, इसका ओरिजिन पॉइंट तो ये है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट, और ये इसका अटैचमेंट पॉइंट है। तो जितनी भी एलरी मसल्स होती है वो डोर्सल डायफ्राम के साथ क्या होती है, अटैच होती है। अब एलरी मसल जब संकुचित होगी डायफ्राम गुबंद के आकार का हो जाएगा, एलरी मसल जब रिलैक्स होगी डायफ्राम चपटा हो जाएगा। अब डायफ्राम जब चपटा होता है तो पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, पेरिकार्डियल साइनस का प्रेशर कम हो जाता है, और एलरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है डोर्सल डायफ्राम गुबंद के आकार का हो जाता है, पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है। तो डोर्सल डायफ्राम है ये डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है और टर्गम के साथ ये अटैच है, और इस डोर्सल डायफ्राम में ये सारा मस्कुलर है, ये मान के चलो। अपना जैसे बॉडी में डायफ्राम है, ये भी मसल्स है, एक तरह की मांसपेशी है। तो यहाँ पर जो डोर्सल डायफ्राम है ये भी एक तरह की इंट्रिंसिक मांसपेशियों का जैसे बना होता है, और डोर्सल डायफ्राम के ऊपर जो खाली जो स्पेस बन गया, खाली चेंबर बन गया, इसको पेरिकार्डियल साइनस के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद में थर्ड जो स्ट्रक्चर है इसमें इंपॉर्टेंट, दैट इज वेंट्रल डायफ्राम। अब वेंट्रल डायफ्राम है ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और वेंट्रल डायफ्राम स्टर्नम के साथ अटैच है, ये टर्गम के साथ अटैच है, ये स्टर्नम के साथ अटैच है, और इस वेंट्रल डायफ्राम के नीचे जो खाली जो चेंबर बन रहा है इसको पेरीन्यूरल साइनस के नाम से जाना जाता है। अब ये जितने भी डायफ्राम होंगे ये क्या होता है, साइड से परफोरेटेड है, पूरा पार्टीशन नहीं है, पूरा पार्टीशन नहीं है पूरे थोरैक्स में, एब्डोमेन में। इनकी जो साइड जो ब्रांचेज हैं वो क्या होती है, उसमें छोटे छोटे जैसे स्पेस हैं, जैसे इस फिगर में मैंने दिखाया ये इस तरह कर्वेचर है, इस तरह की स्ट्रक्चर। अब ये खाली जगह है, इस खाली जगह से क्या होगा, हीमोलिम्फ जो होता है वो एक साइनस से दूसरे साइनस के द्वारा कम्युनिकेटेड। डायफ्राम छिद्रित नहीं है, डायफ्राम परफोरेटेड नहीं है, डायफ्राम तो एक पार्चमेंट मेम्ब्रेन के रूप में है, एपार्गम में पार्टीशन के रूप में है, लेकिन डायफ्राम का जो लेटरल साइड का जो टर्मिनल जो अटैचमेंट है वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे इंटरस्पेस जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और उन स्पेस के कारण एक साइनस दूसरे साइनस से कनेक्टेड है। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है सपोज, अब हाथ को मैं यूँ अटैच करता हूँ तो आप देख रहे हो कोई जगह नहीं है, लेकिन मान लीजिए अंगुलियाँ इस तरह लगी हो और
इस तरह जैसे अटैच हो जाए। अब इस तरह अटैच होगी तो इसमें क्या होगा, ये खाली जगह होगी और इन खाली जगह के द्वारा ब्लड की एंट्री हो सकती है। तो पूरा जो डोर्सल डायफ्राम है, वेंट्रल डायफ्राम है वो साइड में इस तरह अटैच रहता है। अब इस तरह अटैच रहता है तो ये खाली स्पेस बन गई और इन खाली स्पेस के द्वारा हीमोलिम्फ एक साइनस का दूसरे साइनस के अंदर क्या है, प्रवाहित होता रहता है। तो ये 4 मेन स्ट्रक्चर हो गई है इस सिस्टम की। फर्स्ट स्ट्रक्चर डोर्सल वेसल्स, सेकंड स्ट्रक्चर डोर्सल डायफ्राम, थर्ड स्ट्रक्चर वेंट्रल डायफ्राम और चौथी जो स्ट्रक्चर है ये है एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स। इनको सेकंड हार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये एसेसरी स्ट्रक्चर्स कहाँ प्रेजेंट होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या इनमें स्पंदन की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, क्या ये मायोजेनिक होते हैं, क्या ये मस्कुलर होते हैं। अब इंसेक्ट में क्या है कि कई आउटपुशिंग स्ट्रक्चर्स है जो इंसेक्ट के आउटवर्ड प्रोजेक्शन से बनती है। जैसे इंसेक्ट में जो पंख है, आपको मैंने थोरैक्स में विंग स्ट्रक्चर में जैसे बताया होगा कि इंसेक्ट में पंखों की ओरिजिन की बेसिस पे जैसे 2 ग्रुप है, एक्सोटेरिकोटा, एंडोटेरिकोटा। और पंखों में जो शिराएं होती है वो शिराएं एक्चुअल में ट्रैकियल सिस्टम है, वो काइटिन के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा रेखित है। उनके अंदर बाकायदा ब्लड सप्लाई होती है, लिम्फ की सप्लाई होती है, नर्व की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, न्यूट्रिटिव जो पदार्थ है, पोषक पदार्थ है, उनकी सप्लाई होती है। तो पूरे पंख में जितनी भी शिराएं हैं उनके अंदर हीमोलिम्फ की सप्लाई है। अब इन पंखों में हीमोलिम्फ सप्लाई करने के लिए क्या होगा, पंखों का जो बेसल पार्ट है जहां से पंखों की ऑरिजिन हो रही है वहां पर विंग्ड हार्ट पाए जाएंगे, यानी पंखों में ब्लड को पंप करने वाले हार्ट। तो जितने भी पंख हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, इन पंखों के ऑरिजिन पॉइंट पर ये विंग्ड हार्ट है पाए जाते हैं। ये एक तरह के सेकेंडरी एसेसरी पल्सेटाइल ऑर्गन्स हैं। इसी तरह इंसेक्ट में जो एंटीना होती है, एंटीना इसमें भी नर्व सप्लाई होती है, इसके अंदर भी सिलोमिक कैविटी है, उसकी सप्लाई होती है। तो एंटीना के अंदर भी इस ब्लड की सप्लाई करने के लिए एंटीना का जो ऑरिजिन पॉइंट है उसके ऊपर ये स्पंदनशील रचनाएं जो होती है वो पाई जाती है। इसी तरह पेरिविस्टल साइनस में टांगे जैसे अपन देखें, आपको थोरस के पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दिस इज टर्गम, दिस इज टर्नम, तो पंखों की ओरिजिन है वो तो है इस वाले पार्ट से हो रही है, टर्गम के जस्ट नीचे, और टांगों की जो ओरिजिन है ये स्टर्नम से जस्ट ऊपर होती है, प्लूरल रीजन से। तो प्लूरल रीजन है, इसके अंदर ये कॉक्सल कैविटी है और कॉक्सल कैविटी के अंदर है वो टांगे फिट होती है। तो पेरिविस्टल साइनस में क्या होगा, लेटरल साइड में जहां पर टांगों की ओरिजिन हो रही है, और टांगों की ओरिजिन है वो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीनों सेगमेंट में एक एक जोड़ी टांगे निकलती है। तो थोरैक्स में टांगों की जहां पर उत्पत्ति हो रही है वहां पर पेरिन्यूरल साइनस में क्या होगा, टांगों में ब्लड को सप्लाई करने के लिए वहां पर भी ये स्पंदनशील रचनाएं जो होती है वो पाई जाती है। तो ये कुछ अतिरिक्त रचनाएं हैं जिनको सेकेंडरी हार्ट के रूप में भी मान सकते हैं, सेकेंडरी पल्सेटाइल ऑर्गन के रूप में भी मान सकते हैं, एसेसरी हार्ट के रूप में मान सकते हैं, और इनको अलग अलग नाम भी दे दिया जाता है। जैसे पंखों के नीचे है तो वो विंग्ड हार्ट हो गया, एंटेना के नीचे है वो एंटीनरी हार्ट हो गया, टांगों के नीचे है वो लेग हार्ट हो गया। तो ये सारी पंपिंग ऑर्गन्स हैं, और ये एक तरह की जो स्पंदनशील रचनाएं हैं, एक तरह की ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होती है। और कुछ इंसेक्ट में इसको एम्पुला के नाम से भी जाना जाता है, जैसे ऑर्थोप्टेरा में इसको एम्पुला के नाम से भी जैसे पुकारेंगे। इसी तरह ऑर्डोनेटा है, ये जो अपने हनी भी होती है, एपिस इंडिका, इसके अलावा जो घरेलू मक्खी है मस्का डोमेस्टिका, इनके पंखों के नीचे बहुत जबरदस्त है, हाई कैपेसिटी वाला, यो मान लीजिए जिस तरह पानी चढ़ाने की जो मोटरें होती हैं, 1 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर, तो इसमें जो ऑर्डोनेटा के जो इंसेक्ट हैं जैसे ड्रैगन फ्लाई है, डेम्सन फ्लाई है, हाँ, इसके अलावा जो हनी भी है, एपिस इंडिका, एपिस डोर्सेटा, और अपने जो घरेलू मक्खी है मस्का डोमेस्टिका, इनके पंखों में ब्लड को सप्लाई करने के लिए विंग्ड हार्ट जो होते हैं हाईली डेवलप्ड होते हैं, हाईली मस्कुलर होते हैं।
और इनके अंदर स्पंदन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो एक ब्रीफ सर्वे हो गया इस चैप्टर का है। इसके अंदर परिसंचरण तंत्र के 4 मुख्य रचनाएं हो गई है। डोर्सल वेसल्स जो कि पेरिकार्डियल साइनस में है, डोर्सल सरफेस पे है, 2 भागों में डिवाइड होती है। इसका जो थोरैक्स और एब्डोमेन का पार्ट है वो हार्ट के नाम से जाना जाएगा, और आगे जो पतली पाइप की जैसी रचना है उसको ऑर्टा के नाम से जाना जाता है। और हार्ट के अंदर जो है वो 13 चैम्बर प्रेजेंट है। एक चैम्बर दूसरे चैम्बर से इंटरकनेक्टेड है, और इन चैम्बर के एंटीरियर पार्ट में साइड के अंदर ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं। ये ऑस्टिया खुलते हैं, बंद होते हैं। डायस्टोल होता है तो ऑस्टिया खुल जाते हैं, सिस्टोल होता है तो उसमें ऑस्टिया बंद हो जाते हैं। और इसके अलावा डोर्सल डायफ्राम हो गया, वेंट्रल डायफ्राम हो गया, और अतिरिक्त स्पंदनशील रचनाएं हैं वो हो गई। अब इस टॉपिक के कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बातें मैं और शेयर करूंगा। एक तो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड या सर्कुलेशन ऑफ हीमोलिट, इसको मैं एक डायग्राम के रूप में डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें इसमें और है, जैसे हार्ट बीट कितनी होती है अलग अलग इंसेक्ट में, क्या सभी इंसेक्ट में हार्ट बीट एक जैसी होती है, क्या डेवलपमेंट के दौरान जो लार्वा प्यूपा अडल्ट बनते हैं तो क्या उस दौरान हार्ट बीट में कोई चेंजिंग आती है, और लास्ट में इसको प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं, इन बातों पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हालांकि उससे पहले सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इस पे मैं फिगर बना के आपसे मैं शेयर करूंगा। अब लास्ट में ब्लड का फ्लो कैसे होता है, हेमोलिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है, इसको मैं फ्लो चार्ट के द्वारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, एलरी मसल्स जो होती है, ये एलरी मसल्स रिलैक्स होती है। एलरी मसल्स रिलैक्स्ड। अब जो ही एलरी मांसपेशियां रिलैक्स होगी, डोर्सल डायफ्राम जो होता है ये चपटा हो जाएगा। डोर्सल डायफ्राम ये चपटा हो जाएगा, फ्लैटन्ड। अब जो ही डोर्सल डायफ्राम चपटा होगा, पेरिविसरल साइनस का वॉल्यूम जो होता है ये कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ पेरिविसरल साइनस रिड्यूस्ड। अब पेरिविसरल साइनस का वॉल्यूम जब रिड्यूस्ड हो जाएगा तो इस पेरिविसरल साइनस के अंदर प्रेशर जो होता है ये बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज। क्यों, वॉल्यूम कम हो गया जबकि ब्लड उसमें उतना ही भरा हुआ है, तो पेरिविसरल साइनस के अंदर ब्लड का प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। अब प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये जो हीमोलिम्फ होता है ये पेरिकार्डियल साइनस के अंदर एंटर करेगा। अब ब्लड जब पेरिकार्डियल साइनस में एंटर करता है उस समय एलरी मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब एलरी मांसपेशियों में जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो डोर्सल डायफ्राम जो होता है ये गुबंद के आकार का हो जाएगा। डोर्सल डायफ्राम बिकम्स डॉम शेप। अब डोर्सल डायफ्राम जब गुबंद के आकार का हो जाएगा तो पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम जो होता है ये कम हो जाएगा। अब पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम जब कम होगा तो पेरिकार्डियल साइनस में प्रेशर जो होता है ये प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड ऑस्टिया के द्वारा
हार्ट में प्रवेश करता है। अब हार्ट में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड ऑरोटा में आता है। हाँ, ऑरोटा से ये ब्लड सिफेलिक साइनस में आता है। सिफेलिक साइनस से ये ब्लड फिर पेरिविसरल साइनस में आता है। पेरिविसरल साइनस से ये ब्लड पेरीन्यूरल साइनस में आता है और पेरीन्यूरल साइनस से फिर ये ब्लड वापस पेरिविसरल साइनस में एंटर करेगा और उसके बाद में ये प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले क्या होगा, एलरी मसल जो होती है रिलैक्स होती है, क्योंकि एलरी मसल है वो डोर्सल डायफ्राम के द्वारा अटैच है और एलरी मसल जब रिलैक्स होगी तो डोर्सल ये जो डायफ्राम है ये चपटा हो जाएगा। डोर्सल डायफ्राम चपटा होगा तो इससे पेरिविसरल साइनस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जबकि इसमें ब्लड उतना ही भरा हुआ है। अब इस पेरिविसरल साइनस में प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये ब्लड क्या होगा, इस डोर्सल डायफ्राम के साइड में जो छोटी छोटी जो छिद्र होते हैं, ओपनिंग होती है, उसके द्वारा ब्लड ये पेरिकार्डियल साइनस में एंटर करता है। अब पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड की मात्रा बढ़ गई। अब उस समय क्या होगा, एलरी मसल्स वापस संकुचित होगी। एलरी मसल संकुचित होगी तो ये डोर्सल डायफ्राम जो होता है ये डोम शेप हो जाएगा, वापस गुंबद के आकार का हो जाएगा और पेरिकार्डियल साइनस का प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। अब प्रेशर बढ़ने से फिर क्या होगा, इससे हार्ट के अंदर जो ऑस्टिया होते हैं वो ऑस्टिया खुलते हैं। ऑस्टिया खुलते हैं तो ब्लड पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट के अंदर प्रवेश करता है। अब हार्ट के अंदर पल्सेशन होता है, स्पंदन होता है, क्योंकि इसके अंदर मांसपेशियां होती है और हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, ब्लड हार्ट में पीछे से आगे की तरफ प्रवाहित होता है। तो हार्ट में 13 चैम्बर है, 13 चैम्बर से हार्ट ब्लड है वो एक एक चैम्बर से आगे की तरफ प्रोपेगेट होगा और लास्ट में ये ऑर्टा में चला जाता है। ऑर्टा से फिर हेड के जो सेरेब्रल गैंग्लियन है उसके नीचे खाली स्पेस है, वहाँ पर ये ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। अब वहाँ से ये ब्लड फिर ये एंटीना में सप्लाई होता है, पंखों में सप्लाई होता है। अब पेरिकार्डियल साइनस से ये ब्लड फिर क्या होगा, नीचे पेरिविसरल साइनस में आएगा, पेरीन्यूरल साइनस में आएगा और चूंकि ये जो डोर्सल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम ये साइड से क्या परफोरेटेड है, इसके अंदर इंटरकैलेटेड स्पेस होता है। उन खाली जगह से फिर ये हीमोलिम्फ जो होगा पेरीन्यूरल साइनस से वापस पेरिविसरल साइनस में आएगा, पेरिविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में आएगा। तो ये फ्लो इसका निरंतर है, वो चलता रहता है। अब इस फ्लो को इस क्रॉस डायग्राम में मैंने दिखाया, ये जैसे ट्रांसवर्स डायग्राम दिखाया एक सेगमेंट का, ये पूरी बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया है। अभी सेक्शन में आप देख रहे हो, जैसे यहाँ से स्टार्ट करें अपन सपोज, सबसे पहले मान लीजिए एलरी मसल्स रिलैक्स हुई। एलरी मसल्स रिलैक्स हुई तो ये डोर्सल डायफ्राम चपटा हो गया और इस पेरिविसरल साइनस का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, ये ब्लड आप देख रहे हो इस डोर्सल डायफ्राम के द्वारा पेरिकार्डियल साइनस में एंटर कर रहा है और पेरिकार्डियल साइनस में एंटर करने बाद में फिर क्या होगा, एलरी मसल संकुचित होगी। संकुचित होगी तो डोर्सल डायफ्राम वापस डोम शेप हो जाता है, पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन प्रेशर बढ़ जाता है और ये ब्लड फिर ऑस्टिया के द्वारा इस हार्ट के अंदर एंटर करता है। अब हार्ट से ये ब्लड फिर आगे की तरफ प्रवाहित हो रहा है और ये ब्रेन दिखाया है, सेरेब्रल गैंग्लियन, और उस ब्रेन के नीचे सिफेलिक साइनस है, वहाँ पर ये ब्लड कलेक्ट हो जाता है। अब इसी पार्ट से एंटीना निकलती है, एंटीना में ब्लड की सप्लाई हो जाती है। पंखों की जो सिराएं हैं उसमें पंखों के ब्लड की सप्लाई होती है, विंग हार्ट के द्वारा, पल्सेटाइल हार्ट के द्वारा, सेकंड हार्ट के द्वारा है या अदर एसएससी स्ट्रक्चर्स के द्वारा। अब सिफेलिक साइनस से फिर आप देख लो ये ब्लड सारा फिर पेरिविसरल साइनस में आ गया, पेरीन्यूरल साइनस में आ गया और पेरीन्यूरल साइनस में यहाँ पर आप देख रहे हो टांगे जैसे 3 जोड़ी टांगे निकलती है, तो टांगों के अंदर भी डायफ्राम की है वो सेप्टम पाया जाता है, तो इन टांगों के अंदर इस ब्लड की सप्लाई होती है और ये फिर पेरीन्यूरल साइनस से ब्लड फिर वापस पेरिविसरल साइनस में और पेरिविसरल साइनस में ये पीछे की तरफ फ्लो होगा और डायफ्राम को भेजते हुए
ऊपर की तरफ ये चलता रहता है। तो इस तरह ये ब्लड का फ्लो निरंतर चलता रहता है। इसी तरह इस ट्रांसफर सेक्शंस में आप देख लो, ब्लड पेरिविसल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में आया, पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड हार्ट में आया, हार्ट में ब्लड आगे की तरफ प्रवाहित होता है, सिफेलिक साइनस में चला जाता है, और सिफेलिक साइनस से ये ब्लड फिर वापस इस पेरिन्यूरल साइनस में आ जाएगा, पेरिन्यूरल साइनस से ब्लड पेरिविसल साइनस में आएगा, पेरिविसल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में आएगा। तो मेन जो रोल है यहाँ पर वो एलरी मसल्स का और डोर्सल डायफ्राम का है। वेंट्रल डायफ्राम में उसकी शेप और साइज में इतनी कोई चेंजिंग नहीं आती है। डोर्सल डायफ्राम की आकृति है वो चेंज होती है। तो एलरी मसल रिलैक्स होगी, डायफ्राम डोर्सल डायफ्राम चपटा हो जाएगा। अब डोर्सल डायफ्राम चपटा हो गया तो पेरिविसल साइनस का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, लेकिन ब्लड उसमें भरा हुआ है, और ब्लड के प्रेशर के कारण फिर क्या होगा, ये ब्लड पेरिविसल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में प्रवेश करता है, पेरिकार्डियल साइनस में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, फिर एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो डोर्सल डायफ्राम जो चपटा हो गया था वो वापस गुबंद के आकार का हो जाएगा। अब गुबंद के आकार हो गया तो पेरिकार्डियल साइनस का वॉल्यूम कम हो गया, जबकि ब्लड उसमें भरा हुआ है। अब हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हार्ट के ऑस्टिया खुलते हैं, और पेरिकार्डियल साइनस से ऑस्टिया के द्वारा जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर प्रवेश करता है, और इन हार्ट में फिर संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, तो ब्लड एक एक चैम्बर से आगे की तरफ प्रोपिगेट होगा। आगे आगे इसके अंदर ऑर्टा है, ऑर्टा के अंदर ब्लड चला जाएगा, सिफेलिक साइनस में कलेक्ट हो जाएगा, और आगे एंटीना है तो एंटीना में ब्लड की सप्लाई हो जाएगी, साइड में पंख है, पंखों में ब्लड की सप्लाई हो जाएगी, और सिफेलिक साइनस से ब्लड फिर डायरेक्ट पेरिविसल साइनस में, पेरिन्यूरल साइनस में, और पेरिन्यूरल साइनस से फिर वापस पेरिविसल साइनस में, और पेरिविसल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में। तो इस तरह ये ब्लड का फ्लो है ये चलता रहता है। अब इसमें दो बातें मैं और शेयर करूंगा। एक तो हार्ट बीट के बारे में। अभी इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी इंसेक्ट में हार्ट बीट एक जैसी होती है? ना, अलग अलग इंसेक्ट्स में हार्ट बीट है वो अलग अलग है, या यूँ कह सकते हैं कि हार्ट बीट है वो स्पीसीज स्पेसिफिक है। जैसे अपने ह्यूमन में हार्ट बीट 72 होती है, छोटे बच्चों में हार्ट बीट ज़्यादा रहती है, आदमी बूढ़ा हो जाएगा हार्ट बीट कम हो जाएगी। तो परिवर्तन की अवस्थाओं में, डेवलपिंग की स्टेज पे भी ये डिपेंड करती है, लेकिन अलग अलग इंसेक्ट्स में हार्ट बीट अलग अलग होती है। कुछ एग्जांपल जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे तिलचट्टा जो है अपने कॉकरोच, कॉकरोच में 49 हार्ट बीट पर मिनट देखने को मिलती है। इसी तरह ऑरिक्टस इंसेक्ट जो होता है, ऑरिक्टस, इसके अंदर 18 हार्ट बीट पर मिनट देखने को मिलती है। इसके अलावा हिपोबॉस्का जो इंसेक्ट है इसके अंदर 120 हार्ट बीट पर मिनट देखने को मिलती है, 120। और इंसेक्ट की साइज का भी इसमें फर्क पड़ेगा, कुछ इंसेक्ट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो साइज का भी बॉडी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इंसेक्ट की साइज बड़ी है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या भी ज़्यादा है, और हर सेल को फिर ऑक्सीजन की सप्लाई भी करनी है, उस केस में हार्ट बीट पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। परिवर्धन की अवस्थाओं में भी ये प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए जिन इंसेक्ट में होलो मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, उनमें क्या होता है, अंडों से जैसे लार्वा निकलेंगे, लार्वा से प्यूपा बनेंगे, प्यूपा से एडल्ट बनेंगे। लार्वा भी कई हो सकते हैं, L1, L2, L3, L4, प्यूपा भी कई हो सकते हैं, P1, P2, P3। तो ये जनरली देखा गया कि जैसे फर्स्ट इंस्टार जो होता है इसके अंदर जैसे 92 हार्ट बीट पर मिनट है, फिर ये थर्ड इंस्टार में कन्वर्ट होता है, हार्ट बीट 63 हो जाती है, फिर ये फिफ्थ इंस्टार में कन्वर्ट होता है, हार्ट बीट 50 हो जाती है, और अर्धक तक पहुँचते पहुँचते हार्ट बीट इसकी 48, 49 हो जाती है। तो होलो मेटाबोलस इंसेक्ट में ज्यों ज्यों डेवलपमेंट होता है हार्ट बीट कम होती जाती है। अब कई बार ट्रैकियल सिस्टम पे भी डिपेंड करता है,
क्योंकि लार्वा है जैसे उसमें ट्रैकियल सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता है। हार्ट तो डेवलप हो जाता है, लेकिन ट्रैकियल सिस्टम है, स्पाइरिकल्स हैं, ये डेवलप नहीं होते हैं। और अडल्ट के अंदर फिर ट्रैकियल सिस्टम वो डेवलप हो जाता है। तो ऑक्सीजन, हार्ट बीट के साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत जरूरी है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड है। यदि एनवायरनमेंट का तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उस केस में हार्ट बीट बढ़ जाएगी। वातावरण का तापमान कम होगा, सर्दी के दिनों में विशेषकर, तो सर्दी के दिनों में देखा हुआ इंसेक्ट इनएक्टिव हो जाता है, तो तापमान का भी प्रभाव बढ़ता है। या हार्ट बीट है वो टेम्परेचर के समानुपाती है, तापमान ज़्यादा होगा हार्ट बीट ज़्यादा रहेगी, टेम्परेचर कम है हार्ट बीट कम हो जाएगी। और कुछ इंसेक्ट में डायपॉज की सिचुएशन है, यानी पूरे वर्ष भर इंसेक्ट एक्टिव नहीं रहेंगे, उसके अंदर एक तरह की डोरमेंसी आ जाती है, एक तरह की शीत निष्क्रियता आ जाती है, एक तरह का हाइबरनेशन आ जाती है। और उस केस में क्या होगा, इंसेक्ट एकदम शांत हो जाते हैं, स्लगिश हो जाते हैं, उनकी बॉडी की मेटाबॉलिक जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, बॉडी में ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, और डायपोज है वो एक तरह से समाधि जैसी स्थिति होती है। तो डायपोज की कंडीशन में हार्ट बीट बिल्कुल ही कम हो जाती है नॉर्मल कंडीशंस की तुलना में, क्योंकि उसमें बॉडी की BMR है वो कम हो जाएगी, बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये हार्ट बीट के बारे में कुछ जनरल फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट वो मैंने आपको बताए हैं। और इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है दैट इज रेगुलेशन। हाँ, अब क्वेश्चन है कि हार्ट का रेगुलेशन किससे होता है? क्या नर्वस सिस्टम इसके लिए उत्तरदायी है? क्या बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो इसके लिए उत्तरदायी है, या और कोई जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी है? तो इसमें जो मेन कंक्लूजन है वो मैं आपको बताऊंगा। अब नर्वस सिस्टम का कोई इसमें विशेष रोल नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट का जो हार्ट है वो मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक नहीं है। मायोजेनिक हार्ट में क्या होगा, एक बार यदि इम्पल्स आ जाए हार्ट के अंदर तो वो हार्ट फिर लगातार धड़कता रहता है, उसको तंत्रिका के उद्दीपन की आवश्यकता नहीं होती है। अपनी बॉडी में हार्ट है न्यूरोजेनिक है, तो नर्वस सिस्टम से हर बीट के लिए नर्व इम्पल्स की आवश्यकता होती है। इंसेक्ट में ऐसा सिस्टम नहीं है, इंसेक्ट का हार्ट है वो मायोजेनिक है। और कई बार तो ये भी एक्सपेरिमेंट किया है कि इंसेक्ट का नर्वस सिस्टम पूरा निकाल दिया, या इंसेक्ट का पूरा हार्ट सेपरेट करके पैटी डिश में रख दिया, उस केस में भी वो हार्ट है वो धड़कता रहता है। तो इस तरह के जो हार्ट होते हैं वो मायोजेनिक हार्ट है वो कहलाते हैं। और हार्मोन्स का डेफिनेटली इसमें रोल है। इंसेक्ट में कई तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसमें कॉर्पोरा कार्डियका होती है, कॉर्पोरा एलाटा होती है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स होती है, रिंग ग्लैंड होती है। तो इसमें जो कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा एलाटा जो होती है, इसके अंदर हार्ट बीट को बढ़ाने वाले हार्मोन्स, जो एक्सीलरेटिंग हार्मोन्स हैं वो स्रावित होते हैं। हार्ट बीट को कम करने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी स्रावित होते हैं। जिस अपनी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन है, मान लो अब एड्रेनलिन सिक्रेट हो रहा है तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, श्वसन की दर बढ़ जाएगी। तो कॉर्पोरा कार्डियका और कॉर्पोरा एलाटा के हार्मोन्स हैं वो डेफिनेटली हार्ट बीट को प्रभावित करते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो भी प्रभावित करेगा। एनवायरनमेंट मान लीजिए पॉल्यूटेड है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन में CO2, एनवायरनमेंट में CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी हार्ट बीट है वो प्रभावित होती है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, उस केस में हार्ट जो होगा वो नॉर्मल काम करेगा। और ऑक्सीजन की उपलब्धता ज़्यादा रहेगी तो हार्ट बीट भी ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होगी तो हार्ट बीट की रेट है वो भी कम हो जाती है। और ट्रैकियल सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें भी जब रेस्पिरेटरी सिस्टम आएगा तो उसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ट्रैकिया की बेसिस पे, क्योंकि इसमें स्पाइरिकल्स हैं, थोरैक्स में भी, एब्डोमेन में भी। अब कितने फंक्शनल स्पाइरिकल हैं उसकी बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। और इंसेक्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई है वो स्पाइरिकल के खुलने बंद होने से ही कंट्रोल होती है। अब कई इंसेक्ट में स्पाइरिकल बंद ही रहते हैं, अब बंद रहते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई हो नहीं पाती है, उस केस में हार्ट बीट जो होगी कम हो जाएगी। तो ट्रैकियल सिस्टम है वो भी हार्ट बीट को प्रभावित करता है। तो ये एक नट सेल में आज के इस व्याख्यान का एक
सिंपली खाका। और इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इंसेक्ट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का है। ओपन टाइप से मतलब इसमें धमनी और शिराएं नहीं पाई जाती है, और जितने भी ऑर्गन होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में रहते हैं। इसकी शिलॉम में ब्लड भरा रहता है, इसलिए इसको हीमोसील बोलेंगे, और ब्लड को हीमोलिम्फ के नाम से जाना जाता है। पूरी शिलॉम 2 डायफ्राम के द्वारा डिवाइड हो जाती है, पेरिकार्डियल साइनस, पेरिविसरल साइनस और पेरिन्यूरल साइनस। पेरिकार्डियल और पेरिविसरल के बीच में डॉर्सल डायफ्राम प्रेजेंट है। पेरिविसरल और पेरिन्यूरल के बीच में वेंट्रल डायफ्राम प्रेजेंट है। पेरिकार्डियल साइनस में डॉर्सल वेसल्स पाई जाती है। पेरिविसरल साइनस में एलिमेंट्री कैनाल और जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। और पेरिन्यूरल साइनस में इसकी जो नर्व कॉर्ड होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, वो पाई जाती है। और डॉर्सल वेसल्स का पीछे वाला पार्ट हार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, आगे वाला पार्ट ऑर्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके हार्ट में टोटल 13 चैम्बर है। हार्ट एक ही है, 13 नहीं है, हार्ट 13 नहीं है, 13 चैम्बर है। और ये चैम्बर जिस तरह मटके के ऊपर मटका जैसे रखते हैं, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये अटैच रहते हैं। तो ये नट सेल में आज का है ये व्याख्यान। और एक बार मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को देखने वाले सभी स्टूडेंट से, कि आप इन व्याख्यान को ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉपुलराइज करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं, विशेषकर जो बीएससी वाले, एमएससी वाले, एंटोमोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर हैं, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपके जो भी कमेंट्स हैं, फीडबैक हैं, सुझाव हैं, कोई कमियां हैं, उनको भी आप बाकायदा इंगित करें। उन सभी कमेंट्स का मैं स्वागत करूंगा। और आगे जो व्याख्यान होंगे उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं आजकल। जो हमारा मेन मकसद है कि व्याख्यान की वीडियो की क्वालिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया हो। हालांकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वीडियो तो हम नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, साधन बहुत कम है, इंटरेक्टिव बोर्ड्स नहीं है, डिजिटल बोर्ड्स नहीं है। सिंपली चॉक एंड टॉक मेथड्स की वीडियो शूट करके हम आपके साथ डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसका अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। और एक बार मैं इसी आशा के साथ आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।